इससे पहली वीडियो में आपको संख्यात्मक प्रश्न समझाए गए थे और मैं समझता हूँ कि आपको जो संख्यात्मक प्रश्न समझाए गए थे वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब आज की नई वीडियो शुरू करते हैं और इसी लेसन से, इसी पाठ से दूसरा टॉपिक विलेयता। क्या है विलेयता? सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी विलेयता, मान लीजिए विलेयता किसी भी यौगिक की S ग्राम प्रति लीटर है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले, चूंकि टेम्परेचर इसमें स्थिर चाहिए और विलायक की मात्रा, दोनों चीज कांस्टेंट चाहिए। संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन में विलायक निश्चित होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट विलयन संतृप्त होगा ही तब जब किसी निश्चित ताप पर विलय की उसमें मात्रा निश्चित होगी। विलय की मात्रा विलायक की मात्रा पे निश्चित करेगी। अगर विलायक की मात्रा परिवर्तित होगी तो विलय की मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी और उस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन नहीं कहलाएगा और विलयन की संतृप्त अवस्था नहीं कहलाती। विलयन की संतृप्त अवस्था दूसरी असंतृप्त अनसैचुरेटेड विलयन। अनसैचुरेटेड विलयन और सैचुरेटेड विलयन या संतृप्त अवस्था विलयन की और असंतृप्त अवस्था विलयन की, इसमें विलय की मात्रा अनिश्चित होगी। इसमें विलय की मात्रा निश्चित होगी तो जो विलेयता हम डिसाइड करेंगे उसमें विलयन कैसा होना चाहिए? संतृप्त, सैचुरेटेड विलयन की संतृप्त अवस्था होनी चाहिए। देखिए विलयन, मैं आपको विलयन की अवस्थाओं के बारे में बताऊं। विलयन की दो अवस्था, एक असंतृप्त, दूसरी संतृप्त और तीसरी अति संतृप्त। अति संतृप्त अवस्था
और अति संतृप्त विलयन भी कहलाता है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, 3 अवस्थाएं हैं विलयन की। अब देखिए है क्या है ये, मैं आपको ये भी बताऊं। ये मान लीजिए हमने एक कंटेनर और बीकर ले रखा है और इसमें ये हमने चार ग्राम NaCl और मान लीजिए 1 लीटर सॉल्वेंट में उपस्थित, 1 लीटर सॉल्वेंट और विलायक। यहाँ विलायक की मात्रा हमने 1 लीटर कर दी है। डेफिनेशन विलेयता की अभी दोबारा बता दूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन क्या है ये, और कैसे विलयन की अवस्थाएं परिवर्तित की जा सकती है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि विलयन, अगर ये AB यौगिक का विलयन है और NaCl का है, तो इस विलयन की विलेयता गुणनफल, इस विलयन का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल, जिसे हम KSP कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट है ये KSP। विलयन आपने NaCl इसमें डाला है और NaCl 2 आयन देगा, एक Na आयन प्लस Cl आयन, और यहीं से इसका गणितीय रूप आपको बताऊं मैं। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन है ये कि KSP ग्रेटर देन KSP लेस देन NaN एंड Cl। इन दोनों का गुणनफल, इसके विलेयता गुणनफल से या इन दोनों के मोलर कंसंट्रेशन का गुणनफल इस विलेयता गुणनफल से कम है, तो ऐसी अवस्था में विलयन अनसैचुरेटेड कहलाता है। अनसैचुरेटेड, ये विलयन की अनसैचुरेटेड स्टेट कब, जब इन दोनों का मोलर कंसंट्रेशन या KSP का मान ज्यादा हो और एक्टिव मास NaN प्लस और एक्टिव मास Cl, इन दोनों के कंसंट्रेशन का मान दोनों का ज्यादा हो, विलेयता गुणनफल कम है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, मान लीजिए KSP का मान 4 है, सपोज करें, वैसे तो बहुत ज्यादा है ये, लेकिन इसे समझाने के लिए, स्टेज समझाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दूसरा NaN एक्टिव मास इंटू Cl एक्टिव मास, और इन दोनों का गुणनफल ये मान लीजिए 5, और इसमें अगर कंडीशन देखें, कंडीशन अगर इसमें देखें, ये मान लीजिए 3.0,
4.0। तो यहाँ कंडीशन क्या है, KSP का मान 4 है और इन दोनों का कंसंट्रेशन 3 है, और इस पोजीशन में विलयन कैसा कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। विलयन की असंतृप्त अवस्था है, ये अनसैचुरेटेड स्टेट है। तो इस अवस्था में, अनसैचुरेटेड अवस्था में आयनों के आणविक सांद्रण, मोलर सांद्रण का गुणनफल कम रहता है और विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा है। अब मान लीजिए आपको सैचुरेटेड स्टेट करनी है, तो सैचुरेटेड स्टेट फर्स्ट ये होगी अनसैचुरेटेड, सेकंड KSP is equal to active mass NaIN into active mass Cl और ये विलयन की सैचुरेटेड स्टेट, सैचुरेटेड स्टेट। इस समय इसका मान भी 4 होगा और NaCl आपने बढ़ाते बढ़ाते इसका मान भी 4 कर दिया। तो ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब विलयन संतृप्त अवस्था में कहलाता है, और उसमें दोनों का कंसंट्रेशन का गुणनफल उसके आणविक सांद्रण के गुणनफल के बराबर होगा। और ये सेकंड स्टेट ही प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण कहलाती है। अवक्षेपण अवस्था, जब विलयन सैचुरेटेड हो जाएगा तो उस अवस्था में विलयन में अगर आप NaIN और Cl थोड़ा सा भी बढ़ा दें या 4.1 कर दें, या कंडीशन हो थर्ड वाली, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन KSP less than active mass NaN into active mass Cl, और विलयन की ये जो अवस्था है, इस अवस्था में अवक्षेप प्राप्त होता है। ये विलयन की अवक्षेपण कंडीशन है और इसे ही सुपर सैचुरेटेड या अति संतृप्त, अति संतृप्त अवस्था, सुपर सैचुरेटेड स्टेट कहलाती है। और ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट ही अवक्षेपण कहलाता है। अब मान कितना होना चाहिए, KSP = 4.0 और कम रह जाना चाहिए NaIN और Cl से। NaIN into Cl, और इसका मान अगर मैं ये कहूँ इन दोनों का गुणनफल 4.01 भी अगर होगा तब भी कंडीशन 4.0 लेस देन 4.01 और अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। अवक्षेप ये अवक्षेपण की क्रिया है जब हम कार्बनिक मिश्रण का अम्लीय और क्षारीय मूलक
निकालते हैं तो उस समय अवक्षेपण की जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है, विलेयता गुणनफल कांस्टेंट रहेगा, लेकिन Na और Cl को आप घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसका मान घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे मोटरसाइकिल की स्पीड को एक्सीलेटर दे के बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगा के उसे घटाया भी जा सकता है। ऐसे ही ये विलयन है आपका NaCl का। इसमें क्या है, Na और Cl कंसंट्रेशन का मान कम है, दोनों का गुणनफल कम है और Ksp का ज़्यादा है। तो धीरे 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 हम इसमें NaCl और डालेंगे और NaCl आयनों का आणविक सांद्रण बढ़ता चला जाएगा और जब एक स्थिति आ जाएगी कि Ksp तो वही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है और उस समय 4.01, जैसे ही 4 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा 4.0001 भी हो सकता है, लेकिन जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना ही अवक्षेप बढ़िया आता है और अवक्षेपण की क्रिया है। और विलयन की 3 अवस्था होगी। पहली असंतृप्त अवस्था, इसमें ये कंडीशन होगी। संतृप्त अवस्था में कंडीशन दोनों की बराबर होगी, ये वाली कंडीशन है, ये विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है। और इससे जैसे ही थर्ड कंडीशन प्राप्त होगी, विलयन सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त अवस्था प्राप्त होगी। और ये कहिए कि जो विलय के कण, विलय के आयन हैं वो दोबारा जुड़ना शुरू हो जाएंगे और दोबारा जुड़ने के बाद संघनन की प्रक्रिया होगी और रिएक्शन दूसरी तरफ चल देगी और ऐसी अवस्था में सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। अब ये यहाँ चूंकि हम विलेयता की बात कर रहे हैं तो विलेयता कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी, इसके लिए अभी मैंने यहाँ लिखा था, सॉल्युबिलिटी के लिए विलेयता S ग्राम पर लीटर कांस्टेंट है। दूसरा, विलायक की मात्रा भी निश्चित हो, तो ये कब कांस्टेंट होगी, विलेयता विलायक विलायक की मात्रा कब स्थिर होगी, स्थिर होगी जब ताप स्थिर होगा। अब देखिए, मैं आपको संतृप्त विलयन और विलयन की अवस्था कैसे हम प्राप्त करेंगे। ये मान लीजिए हमने इसमें नमक ले रखा है 4 ग्राम पर लीटर और 1 लीटर विलायक है। टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ये कंडीशन आएगी नहीं, विलायक निश्चित नहीं होगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और टेम्परेचर कांस्टेंट तब होगा जब उसमें विलायक की मात्रा स्थिर होगी। अब मान लीजिए आपने ये ले लिया, 1 लीटर जल ले लिया और उसमें 4 ग्राम NaCl डाल दिया और उसे सेक किया, अच्छी तरह से हिलाया। हिलाने के बाद मान लीजिए NaCl सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर घुल जाता है, तो फिर और घोलिए और डालिए इसमें और विलय मिलाइए
और विलय को मिलाते जाइए। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ये चेंज नहीं किया, तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि विलयन के आणविक सांद्रण का गुणनफल वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा विलेयता गुणनफल के, और इस अवस्था में विलयन सैचुरेटेड हो जाएगा, और इस अवस्था को विलयन की संतृप्त अवस्था कहते हैं। तो इसकी अगर मैं विलेयता की बात करूं तो विलेयता स्थिर ताप पर किसी निश्चित विलय की मात्रा में अधिकतम उपस्थित विलय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। दो चीज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रखना होगा क्योंकि विलायक की मात्रा हम कांस्टेंट चाहते हैं। और इसका एक और देखिए, मैं आपको और भी बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं। चूंकि चार्ल्स के नियमानुसार T समानुपाती V, आज आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया है सॉल्यूशन, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 1 लीटर विलायक। अब मान लीजिए कल बारिश हो गई बहुत बढ़िया, उस अवस्था में T जो है टेम्परेचर कम हो गया, और मान लीजिए टेम्परेचर पहुंच गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स का नियम ये कहता है नियमानुसार अगर टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा तो उसका आयतन भी बढ़ेगा और घटेगा। और अगर ये अवस्था है तो V कांस्टेंट नहीं होगा, विलायक निश्चित नहीं होगा, और जब तक विलायक निश्चित नहीं होगा तब तक विलयन की संतृप्त अवस्था नहीं होगी। ये सैचुरेटेड गतिक साम्य बना लेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि ये अब NaIN है और ये Cl आयन है। आपने जल में डाल दिया इसे, जल में डालने पर ये रिएक्शन होगी, आग्रभिक्रिया, और क्या बन गया? NaCl। चलती जाएगी ये अभिक्रिया, और एक अवस्था ये होगी कि ये NaCl NaIN और Cl आयन बनाएगा, और जब ये NaIN और Cl आयन बढ़ते चले जाएंगे तो यही रिएक्शन NaIN और Cl आयन एक क्या बनाना शुरू कर देगी? NaCl, या NaCl इज इक्वल टू NaIN प्लस Cl आयन। एक अभिक्रिया में आयनीकरण है और विलायकीकरण कहते हैं। ऊपर वाली जो अभिक्रिया है ये अग्र अभिक्रिया, ये घुल रहा है NaCl, इसे क्या कहते हैं? विलायकीकरण। और नीचे वाली जो ये अभिक्रिया है इसे कहते हैं संघनन।
कंसंट्रेशन और कंडेंसेशन। ये सॉल्वेशन और ये कंडेंसेशन। जितना अब ये मान लीजिए गतिक साम्य है। गतिक साम्य का मतलब ये है, गतिक साम्य साम्य अवस्था है NaCl की NaIN और Cl। तो विलायकीकरण संघनन के बराबर। जितना ऊपर वाली अभिक्रिया चल रही है उतनी ही नीचे वाली अभिक्रिया भी चल रही है, और ऐसी अवस्था विलयन की संतृप्त अवस्था कहलाती है, कंसंट्रेशन। तो ये विलयन की संतृप्त अवस्था है। इन दोनों में से जो भी तेज होगी, अगर ये तेज हो जाएगी तो ये तेज कब होगी? जब इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। इधर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो ये बैकवर्ड और पश्च अभिक्रिया तेज चलनी शुरू हो जाएगी। NaIN और Cl बनने कम हो जाएंगे, जुड़ने शुरू हो जाएंगे। रिएक्शन अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया, संघनन की अभिक्रिया कहलाएगी। जब ये बढ़ेगा तो ये वाली अभिक्रिया नीचे वाली तेज होगी। अगर मान लीजिए इसकी मात्रा अधिक है, इसकी मात्रा अधिक है, तो पहले NaIN बनेगा और Cl, और जब दोनों की कंसंट्रेशन समान, जितना कंसंट्रेशन इसका है उतना ही कंसंट्रेशन इसका है, या जो सांद्रण इसका है वही सांद्रण अगर इसका है, तो उस अवस्था में विलायकीकरण और संघनन दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर होगा, और ऐसी अवस्था को उसका क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्य। तो ये गतिक साम्य है। तो गतिक साम्य पर अब विलेयता क्या है? विलेयता की एक बार फिर मैं आपको परिभाषा बताऊं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। विलेयता के लिए विलायक की मात्रा निश्चित होनी चाहिए। सबसे पहले विलायक की मात्रा तब निश्चित होगी जब ताप स्थिर होगा। तो ये कहेंगे स्थिर ताप पर किसी निश्चित विलायक में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा उपस्थित हो वो उसकी विलेयता कहलाती है। तो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? संतृप्त। संतृप्त अवस्था होगी या संतृप्त विलयन होगा तो विलायक की मात्रा अपने आप निश्चित हो जाएगी, और ऐसी अवस्था में जितना भी विलय उसमें उपस्थित होगा उस विलायक के अंदर स्थिर ताप पर, तो वो उसकी विलेयता, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। मान लीजिए 4 ग्राम चीनी है और 100 ग्राम जल के अंदर विलय की गई है। ताप स्थिर रखा है तो 4 ग्राम शुगर जो है उसकी विलेयता होगी। विलेयता को ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में निकाला जाता है। तो अब देखिए एक बार फिर मैं विलेयता की परिभाषा आपको बताऊं। विलेयता कोई ऐसी चीज नहीं है। विलेयता के लिए संतृप्त विलयन चाहिए। संतृप्त विलयन चाहिए तो विलायक निश्चित होना चाहिए, ताप भी निश्चित होना चाहिए। अगर ताप बढ़ जाएगा तो विलायक की मात्रा निश्चित नहीं होगी और विलायक की मात्रा भी चेंज हो जाएगी। और अगर ये दोनों कंडीशन आपने लगा दी है तो उस समय विलय की अधिकतम मात्रा
अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा से विलयन कैसा होना चाहिए? संतृप्त विलयन। अधिकतम मात्रा उसकी क्या कहलाती है? विलेयता। विलेयता कहलाती है। अब दोनों कंडीशन होनी चाहिए, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और उस समय विलय की जो भी मात्रा, मैक्सिमम मात्रा, अधिकतम मात्रा होगी उसे विलेयता कहते हैं। और ग्राम प्रति लीटर या ग्राम 100 ग्राम में जो भी इसे प्रदर्शित की जाए वो इसकी विलेयता होगी। तो ये तो था विलेयता। अब विलेयता, चूंकि विलयन का चैप्टर है, विलयन में है ये टॉपिक, तो विलेयता फर्स्ट किसकी हुई? ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव विलयन। विलेयता। सेकंड, गैस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, और तीसरा द्रव की द्रव में विलेयता। द्रव की द्रव में विलेयता। अब इन तीनों को अगर आप देखें तो यहाँ जो ऊपर वाला है ये विलेयता, ये सॉल्यूट विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। इसमें ठोस है सॉल्यूट, सॉलिड, और ये द्रव लिक्विड। ये गैस और ये लिक्विड। ये लिक्विड प्लस लिक्विड, तीन तरह का विलयन मोस्टली, जिसमें ठोस, गैस, द्रव और ये सारे विलायक द्रव अवस्था में। क्या हम चाहते हैं? हमें देखना ये है कि ठोस को अगर पानी के अंदर या ठोस और द्रव का विलयन बनाया जाए तो उसमें विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा?
विलियन का बनेगा, जो विलियन उसमें विलय ज़्यादा घुलेगा कम घुलेगा, तो टेम्परेचर अधिक करने पे ज़्यादा घुलेगा, टेम्परेचर कम करने पे ज़्यादा घुलेगा, दाब बढ़ाने पे घुलेगा, दाब घटाने पे घुलेगा। इसमें इसका अध्ययन किया जाएगा। इसमें गैस की द्रव में विलेयता है। इसमें गैस है, गैस को अगर लिक्विड है, गैस और लिक्विड है, और गैस और लिक्विड को एक साथ मिलाया जाए तो ताप से क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन चीज़ों की जानकारी विलेयता कैसे हम निकालेंगे, क्या तरीका होना चाहिए गैस प्लस लिक्विड का। तीसरा है द्रव की द्रव में विलेयता। दोनों लिक्विड हो, विलय भी लिक्विड हो, विलय भी द्रव हो, और विलायक भी द्रव हो, और उसके उस पे दाब पे और ताप पे बढ़ाने से विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। जैसे ये ऊपर वाला है जिसे हम ठोस की द्रव में विलेयता कह रहे हैं। अब ठोस की द्रव में विलेयता, मैंने दो चीज आपको अभी बताई थी। एक क्रिस्टलीकरण, अगर विलयन संतृप्त है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। और अगर घुलवा है तो उसे कहते हैं विलायकीकरण। एक इसमें निर्भर करता है क्रिस्टलीकरण, विलायकीकरण और विलायक की प्रकृति। विलायक की विलायक की प्रकृति का मतलब ये है कि विलायक आयनिक प्रकृति का है या ध्रुवीय सहसंयोजक है। विलय ध्रुवीय है या आयनिक प्रकृति का है। तो उन दोनों में से कैसे घुलेगा तो वो उसके विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और इसके लिए एक ही सेंटेंस है, सेम डिजोल्व सेम डिजॉल्व सेम। विलायक की प्रकृति सेम डिजॉल्व सेम। विलय और विलायक दोनों समान होने चाहिए, तब विलेयता बढ़ती है या घटती है। अगर आप इन्हें अलग अलग कर देंगे तो उस अवस्था में घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर और ये अल्कोहल है। एक शुगर है और दूसरा अल्कोहल है। तो जो विलयन तैयार होगा उसका किस पे निर्भर करेगा, अल्कोहल की प्रकृति पे। अगर ये अल्कोहल की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक है तो शुगर भी ध्रुवीय सहसंयोजक होना चाहिए। अगर ये कार्बनिक है तो ये भी कार्बनिक होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में अगर शुगर ज्यादा डाल ली जाए और विलयन असंतृप्त है तो विलयन इसकी प्रकृति बढ़ जाएगी। या ये कहिए कि शुगर में अल्कोहल आपने मिला दिया
और ये बेंजीन है, ये H2O में डाल दी तो यहां विलयता घट जाएगी, कम हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। यहां सॉल्युबिलिटी कम होगी, यहां सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। क्योंकि दोनों ध्रुवीय, ये भी कार्बनिक है, ये ध्रुवीय सहसंयोजक है, तो ऐसी अवस्था में पानी के अंदर बेंजीन कम घुलेगी। या और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन में एंथ्रासीन मिलाइए, एंथ्रासीन, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, और ये भी कार्बनिक है, और सेम डिजॉल्व सेम। और इस बेंजीन के अंदर अगर जल मिला दिया जाए तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, घटेगी, इसलिए क्योंकि विलायक की प्रकृति चेंज हो जाएगी। एक ध्रुवीय सहसंयोजक है, दूसरा कार्बनिक है, और ऐसी अवस्था में सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए पहली चीज तो ये हुई कि सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, विलायक की प्रकृति पे। विलायक अगर सेम प्रवृत्ति के हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर विपरीत है या एक आयनिक है, एक सहसंयोजी है, उस अवस्था में सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए। फर्स्ट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति के लिए एक ही सेंटेंस है, सेम डिजॉल्व सेम, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक या सेम डिजॉल्व सेम। और इस प्रकार फर्स्ट सेकंड की इसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला ये एक्सप्लेनेशन हुआ क्रिस्टलीकरण और विलायकीकरण किस पे निर्भर करेगा, विलायक की प्रकृति पे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्रिस्टलीकरण क्या है, वह विलायकीकरण क्या है। क्रिस्टलीकरण को संग विलायकीकरण घुलने को कहते हैं, और क्रिस्टलीकरण संघनन को कहते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको NaCl का बताया है। या इस अभिक्रिया में देखिए बेंजीन है, ये बेंजीन प्लस एंथ्रासीन। तो इसमें बेंजीन का एंथ्रासीन में सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन जब बनेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन अग्रभिक्रिया तेज होगी, जिससे क्रिस्टलीकरण तेज हो जाएगा। दूसरा बेंजीन प्लस H2, ये विलायकीकरण तेज हो जाएगा। दूसरा बेंजीन प्लस H2 बैकवर्ड रिएक्शन या पश्च अभिक्रिया तेज होगी, और विलायक की प्रकृति उसके क्या कर देगी तेज, क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टल बन जाएंगे धीरे धीरे। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। ये बेंजीन है, बेंजीन प्लस H2O,
दोनों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए कौन सी अभिक्रिया तेज चलेगी? कम। फॉरवर्ड रिएक्शन कम चलेगी। दूसरा, बेंजीन प्लस एंथ्रासीन और एल बेंजीन प्लस CCl और चलो H2O और CCl4 इसमें अधिक होगी। ये भी लेता है। इसमें विलेयता कम होगी, नीचे वाले में विलेयता बढ़ जाएगी। या अभिक्रिया देखिए आप एक बार फिर, बेंजीन प्लस H2O सॉल्यूशन और इसे क्या कहेंगे? विलायकीकरण। विलायकीकरण और बेंजीन प्लस CCl4 बेंजीन प्लस H2O इज इक्वल टू, इसके होगी बेंजीन विलयन के, और किसके द्वारा होगी? क्रिस्टलीकरण। बेंजीन प्लस CCl4 इज इक्वल टू, यहाँ होगा संघनन, और इन दोनों के बीच में क्रिस्टलीकरण ज्यादा होगा या संघनन ज्यादा होगा, डिसाइड करेगा विलेयता और विलेयता गुणनफल। दूसरा, ताप का प्रभाव। कारक सबसे पहला, ठोस और द्रव में विलेयता। फैक्टर्स, कारक। फर्स्ट, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, लाइक dissolve like. सेकंड, ताप का प्रभाव। थर्ड, दाब का प्रभाव।
ये 3 फैक्टर हैं। और दूसरा फैक्टर देखिए, विलेयता पर दाब का प्रभाव। विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर जो ठोस है, ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए विलेय के अणु उसके साथ विलायक के अणुओं के मध्य समान मिश्रण नहीं बन पाते या बनाते, और असंपीडीय गुण कहलाता है। ठोसों का ठोसों का संपीडीय गुण। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ठोस, अगर मैं इस दाब के प्रभाव की बात करूं, दाब का प्रभाव दूसरा तीसरा है। दाब का प्रभाव, ये ठोस है, और ठोस के अणु, अगर विलेय के अणु मिलाया जाए, विलेय के अणु इसमें मिलाया जाए, तो इनके बीच में जगह नहीं होती, और जब जगह नहीं होगी तो दाब कितना ही बढ़ाइए या घटाइए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के विलयनों में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। इससे आगे कल बनाएंगे वीडियो। तो ये आज का टॉपिक विलेयता, और विलेयता क्या है, कैसे विलेयता डिसाइड करेंगे, क्या होना चाहिए उसमें, ये सब चीज़ मैंने आपको बताई है। और 3 तरह के विलयन इसमें व्याख्या की गई है, ठोस का द्रव में, गैस का द्रव में, द्रव का द्रव में। इनमें विलेयता का क्या प्रभाव होगा, इसका ठोस, द्रव और गैस, इन्हें बढ़ाने पे या टेम्परेचर, ताप, दाब इत्यादि का क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसमें जो फर्स्ट फैक्टर था आपको मैंने बता दिया। क्या था फर्स्ट फैक्टर? विलायक की प्रकृति, ठोस की द्रव में विलेयता,
विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती। अगर विलायक समान से मतलब उनके प्रकृति समान हो, कार्बनिक के साथ अकार्बनिक के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक के साथ उसके साथ अगर विलयन बनाया जाए तो विलयता बढ़ती है। लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम डिजॉल्व सेम। तो ये हुआ दूसरा दाब का प्रभाव। दाब का ऐसे विलयनों पे क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पे ना तो विलयता बढ़ेगी और ना ही विलयता घटेगी। कारण क्यों नहीं बढ़ेगी घटेगी? क्योंकि मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है, ये जब सॉल्यूशन बनेगा तो ये ठोस है, इसमें विलय, और ये ठोस है और ये विलायक है, ये विलायक के अणु है। तो इनके बीच में जगह नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं। और चूंकि एक दूसरे से सटे हुए हैं तो अगर आप दाब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो दाब बढ़ाने और घटाने पे विलायक के अणु तो पास आ सकते हैं, लेकिन ये उनके बीच में नहीं जाएंगे। और जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक विलयता न बढ़ेगी न घटेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि ठोस विलयन अगर है तो उसका दाब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ा दीजिए तब भी उसी अवस्था में रहेगा, दाब घटा दीजिए तब भी उसी अवस्था में रहेगा। तीसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव निकालने के लिए हमें दो तरह की अभिक्रियाएं, एक ऊष्माक्षेपी और दूसरी ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, तब निकालेंगे हम कि ताप बढ़ाने पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में विलयता बढ़ेगी या घटेगी। इसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया में विलयता बढ़ेगी या घटेगी। और देखिए इसका इसे कल समझाएंगे, तो थोड़ा सा पहले ताप का प्रभाव जानने के लिए अभिक्रिया ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया जब हम निकाल लेंगे तब हम इसमें ताप का प्रभाव बताएंगे घटाएंगे। लेकिन इसके पहले ला सातल्य का सिद्धांत, ला सातल्य, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ला सातल्य, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है, क्या इसका उपयोग है, क्या हम इससे करते हैं, वो सब चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ताप का प्रभाव ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है।